एक प्रोफेसर एक बहती नदी को पैदल पार करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि नदी कितनी गहरी है। एक शरारती छात्र ने उन्हें बताया कि नदी की औसतन गहराई 4 फीट है। प्रोफेसर ये सुनकर पानी में उतर गए। जल्द ही पानी उनके गले तक आ गया। उन्हें तैरना नहीं आता था। उन्होंने घबराकर छात्र से नदी की गहराई के बारे में फिर से पूछा। तब छात्र ने उन्हें बताया कि नदी के इस किनारे पर गहराई 1 फुट की है और दूसरे किनारे की गहराई भी 1 फुट है, लेकिन नदी में सबसे ज्यादा गहराई 100 फीट की है। औसत गहराई इन सभी गहराइयों का एवरेज है। प्रोफेसर को अपनी गलती का अंदाजा हुआ और वो तुरंत नदी से बाहर निकल गए। क्या प्रोफेसर ने छात्र से नदी की गहराई को जानने के लिए सही सवाल पूछा? आइए देखते हैं। हमारी इस कहानी में प्रोफेसर को नदी की अधिकतम गहराई यानी मैक्सिमम डेप्थ का पता होना चाहिए था, ना कि औसत गहराई यानी एवरेज डेप्थ का। यदि नदी की अधिकतम गहराई उसकी अपनी हाइट से ज्यादा है तो उसे पता होता कि पैदल नदी पार करना सुरक्षित नहीं है। नदी से जुड़ी ये संख्याएं जैसे औसत गहराई और अधिकतम गहराई नदी के आंकड़े या स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। ये बात भी समझ आती है कि कैसे उचित और उपयुक्त स्टैटिस्टिक्स उस प्रोफेसर को सुरक्षित रूप से नदी पार करने में मदद कर सकते थे। कुछ अन्य उपयोगी स्टैटिस्टिक्स जो प्रोफेसर की मदद कर सकते थे हैं नदी में जल प्रवाह की गति, नदी को पार करने के लिए किसी निकटतम पुल या नौका की दूरी, नौका चलने का समय आदि। स्टैटिस्टिक्स वो विज्ञान है जिसकी मदद से हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट, एनालाइज, इंटरप्रेट और प्रेजेंट करने के तरीकों का अध्ययन करते हैं। ये सच है कि स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिकल फॉर्मूले और कैलकुलेशंस शामिल होती हैं और हमें इनसे डर भी लगता है, पर हमें स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करने के लिए इन्हें सीखने या याद करने की जरूरत नहीं है। सभी उपयोगी फॉर्मूले एक्सेल जैसे एप्लीकेशंस में आसानी से मिल जाते हैं, तो हमें सिर्फ ये सीखना होगा कि कौन से स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन का प्रयोग कब करना है। अब आप समझ गए होंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। जब हम स्टैटिस्टिक्स का उपयोग मानव स्वास्थ्य, बीमारी और अन्य जीवों से संबंधित न्यूमेरिकल डेटा का अध्ययन करने में करते हैं तो उसे बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स से हम समझ सकते हैं कि रोग कैसे फैलते हैं। साथ ही हम जान सकते हैं कि कौन से चिकित्सा या जन स्वास्थ्य के प्रोग्राम बीमारी को रोकने में कितने कारगर हैं। पिछले सेशन में हमने जाना कि एपिडेमियोलॉजी बीमारियों को बेहतर समझने में हमारी मदद करती है। बायोस्टैटिस्टिक्स एपिडेमियोलॉजी की मैथमेटिकल भाषा है और ये हमें जनसमूह के स्तर पर स्वास्थ्य और बीमारी को समराइज करने और उन्हें आंकड़ों में समझने में मदद करता है। आइए अब हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम में बायोस्टैटिस्टिक्स के उपयोग को समझते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स की मदद से हम पूरी आबादी के एक छोटे से हिस्से का निरीक्षण कर सकते हैं और पूरी आबादी के बारे में एक उपयोगी और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम बिहार के सारण जिले में काला आजार के लिए हुए IRS यानी इंडोर रेजिडुअल स्प्रे का कवरेज जानना चाहते हैं। अगर जिले में कुल 2 लाख परिवार हैं, तो हमें हर घर जाकर IRS छिड़काव की जानकारी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। बायोस्टैटिस्टिक्स की मदद से हम केवल लगभग 400 घरों का दौरा कर अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे जिले में IRS का कवरेज कितना है। यानी हम कह सकते हैं कि IRS के पहले दौर में सारण जिले ने लगभग 91% का कवरेज हासिल किया था। बायोस्टैटिस्टिक्स हमें अपने अनुमान में गलती या एरर की डिग्री का आकलन करने में भी सक्षम बनाता है। जैसे इस उदाहरण में हम कह सकते हैं कि अनुमान में लगभग 4% की गलती हो सकती है, यानी सारण जिले का वास्तविक कवरेज 87% से 95% के बीच होने की संभावना है। दूसरा, बायोस्टैटिस्टिक्स की मदद से हम पिछले डेटा का उपयोग कर
भविष्य में क्या होने की संभावना है इसका अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम चिंतित हैं कि कोविड की तीसरी वेव में बच्चे बीमार पड़ सकते हैं और हम जानना चाहते हैं कि अस्पतालों में उनके लिए पर्याप्त बेड्स उपलब्ध हैं या नहीं। इसके लिए हम पहली और दूसरी वेव के डेटा को देखते हैं और पाते हैं कि 10% से कम पॉजिटिव टेस्ट्स बच्चों में थे और सभी हॉस्पिटल एडमिशंस में से 1% से भी कम बच्चे थे जो एडमिट हुए थे। इस डेटा के आधार पर बायोस्टैटिस्टिक्स हमें बताता है कि आने वाली कोविड वेव में ज्यादा से ज्यादा 3% बेड्स बच्चों के लिए तैयार रखने चाहिए। यदि कुछ अप्रत्याशित न हो तो बायोस्टैटिस्टिक्स से मिले इस अनुमान के सही होने की पूरी संभावना है। तीसरा, हम दो समूहों की तुलना कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वे एक तरह के हैं या अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम जानना चाहते हैं कि प्रसव के तुरंत बाद माताओं को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाने से पोस्टपार्टम हेमरेज यानी पीपीएच कम होता है या नहीं, इस स्टडी के लिए हम दो समूहों की तुलना करेंगे। पहला समूह उन माताओं का होगा जिन्हें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया गया था और दूसरा समूह उनका जिन्हें यह इंजेक्शन नहीं दिया गया था। बायोस्टैटिस्टिक्स इस तुलना से हमें बताता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पीपीएच को 90% तक कम करने में मदद करते हैं। इस तरह की तुलना भले ही छोटे समूहों पर की जाती है, लेकिन अत्यधिक सटीक होती है, क्योंकि हम ऐसी तुलना करने के लिए वेल एस्टैब्लिश्ड बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स का उपयोग करते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स के आने वाले मॉड्यूल्स में हम इन मेथड्स को सीखने का प्रयास करेंगे।